गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 8 इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ये जो आपका चैप्टर का नाम है। इसमें जो है आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैं पहले समझा चुका हूँ और जो बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन है सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक समझने हैं। मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। यानी मुगल काल के समय के अंदर भारत के अंदर जमींदारों की क्या कुछ भूमिका थी। मुगल काल में जमींदार बहुत महत्वपूर्ण था। यानी मुगल काल के अंदर मुगलों के राज्य के अंदर जो है जमींदार को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वह बहुत बड़े भू क्षेत्र का मालिक होता था। जो जमींदार होता था उसके बाद बहुत सी भूमि होती थी, बहुत सी जमीन जायदाद होती थी। वह सारा भू क्षेत्र उसके निजी प्रयोग के लिए था, तो उस क्षेत्र का जो अपने निजी प्रयोग के लिए जो उस भूमि का वो प्रयोग कर सकता था। अपने इस अधिकार के कारण वह गांव व क्षेत्र में सामाजिक तौर पर भी ऊंची पहचान रखता था। इतनी ज्यादा भूमि होने की वजह से गांव के अंदर समाज के अंदर जो है उसकी काफी ऊंची पहचान थी। इस ऊंची पहचान का कारण उसकी जाति भी था, यानी कि वे श्रेष्ठ जातियों के होते थे। इस तरह वह व्यक्ति समाज व आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ऊंची पहचान रखता था। इस तरह से जो जमींदार होते थे आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा ऊंची पहचान रखने वाले होते थे। उनकी यह स्थिति पैतृक थी, यानी कि पैतृक पिता के बाद बेटा, उसके बाद उसके बेटा, इस तरह पैतृक होती थी, एक के बाद एक जो है होता था। तथा राज्य उसकी इस स्थिति में सामान्य तौर पर बदलाव नहीं कर सकता था। राजा भी जो है उसकी पैतृक स्थिति के अंदर जो है बदलाव नहीं कर सकता था, इसलिए राज्य उससे विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेता था। इसके बदले में, यानी कि जमींदारी के बदले में जो है राज्य उससे विभिन्न प्रकार से सेवाएं लेता था, काम लेता था, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजस्व की वसूली थी। और इन सब कामों में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो जो था टैक्स की वसूली, जमींदार के द्वारा टैक्स की वसूली। राज्य की सेवाओं के बदले उसकी राजनीतिक हैसियत भी ऊंची होती थी। राज्य का भी जो वो बहुत से काम करता था, जैसे टैक्स वसूल करना, इसलिए भी जो है राजनीतिक रूप से भी उसकी काफी अच्छी हैसियत थी। इन स्थितियों के चलते हुए उसके लिए कार्य करने वाले कृषक, दिहाड़ी मजदूर, खेतीहर वर्ग तथा गांव के अन्य लोग लगभग उसके पराधीन होते थे। यानी गांव के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो कृषक है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, चाहे दूसरे लोग हैं, वे जो है उसके अधीन होते थे जमींदार के। इसलिए उसे स्थानीय स्तर पर कोई चुनौती नहीं मिलती थी, इसलिए गांव के अंदर जो है कोई भी जो उसे चुनौती देने वाला नहीं होता था। मुगल काल में जमींदार की 3 श्रेणियां थी। यानी मुगल काल के अंदर जमींदारों को जो है 3 भागों में, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। प्रारंभिक जमींदार, ये जमींदार वो जमींदार होते थे जो उसकी जमीन का राजस्व स्वयं कोष में जमा करवाते थे। तो ये जमींदार उस श्रेणी में आते हैं जो अपनी जमीन का जो है राजस्व खुद जो है सरकारी खजाने के अंदर जमा करवाते थे। एक गांव में प्राय ऐसे जमींदार 4 या 5 हुआ करते थे। एक गांव के अंदर ऐसे जमींदार जो है 4-5 होते थे। मध्यस्थ जमींदार, ये जमींदार वे थे जो अपने आसपास के क्षेत्रों के जमींदारों से कर वसूलते थे। तो ये जमींदार वो जमींदार कहलाते थे जो अपने आसपास के गांव के जमींदारों से जो है टैक्स वसूल करते थे, तथा उनमें से कमीशन के रूप में एक हिस्सा अपने पास रखकर कोष में जमा करवाते थे। उसमें से जो एक हिस्सा कमीशन के तौर पर जो अपने पास रख लेते थे, बाकी जो है सारे पैसे जो है सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। ऐसे जमींदार या तो एक गांव में एक, या फिर 2 या 3 गांव में एक होता था। तो इस प्रकार के जमींदार या तो पूरे गांव के अंदर एक होता था, या 2-3 गांव के ऊपर एक जमींदार होता था। स्वायत्त मुखिया, ये जमींदार बहुत बड़े क्षेत्र के मालिक होते थे। जो स्वतंत्र जमींदार होते थे बहुत बड़े क्षेत्र के मालिक होते थे। कई बार इनके पास 200 या इससे अधिक गांव भी होते थे। कई बार जो है इनके पास जिनसे मतलब टैक्स वसूल किया जाता है 200 गांव या इससे ज्यादा गांव होते थे। इनकी पहचान स्थानीय राजा की तरह होती थी, यानी कि इनको जो है राजा की तरह जाना जाता था। सरकारी तंत्र भी
के प्रभाव में था, यानी कि जो सरकारी स्ट्रक्चर था, ढांचा था, कर्मचारी था, वे भी जो उससे प्रभावित थे। इसके क्षेत्र में कर वसूल करने में सरकार के अधिकारी भी सहयोग करते थे, यानी 200 गांव जिस जमींदार के पास होते थे तो सरकारी कर्मचारी भी जो है लगान वसूल करवाने में उस जमींदार की सहायता करते थे। ये बहुत ही साधन संपन्न होते थे और ये बहुत पैसे वाले होते थे। जमींदारों के अधिकार व कर्तव्य, अधिकार व कर्तव्य की दृष्टि से इनको सामाजिक तौर पर कोई चुनौती नहीं थी, यानी कि उनके जो अधिकार थे, कर्तव्य थे, समाज के अंदर कोई भी जो इनको चुनौती देने वाला नहीं था। जमींदार वर्ग के बारे में बताया गया कि उनके ऊपर व अधीन वर्ग दोनों इसकी जरूरत थी, यानी कि ऐसा बताया गया जमींदारों से संबंधित जो इसके अधीन थे और इससे ऊपर थे, वे दोनों जो है इन जमींदारों के ऊपर डिपेंड थे। ऐसे में अपनी जमीन की खरीद बेच, हस्तांतरण, गिरवी रखने का अधिकार उनके पास था। वे अपनी जमीन को बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे, एक दूसरे के अंदर स्थानांतरण कर सकते थे, यानी इस प्रकार का उनके पास पूरा अधिकार था। जमींदारों के कर्तव्य के बारे में कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में शांति स्थापित करने की जिम्मेवारी इनकी थी, यानी इनका मुख्य जो कार्य होता था अपने क्षेत्र के अंदर शांति स्थापित करना इनका मुख्य कार्य होता था। इनके क्षेत्र से शासक व शाही परिवार का कोई सदस्य गुजरता था तो उन्हें यहाँ उपस्थित होना पड़ता था। राजा या राजा के परिवार का कोई भी सदस्य जब इनके क्षेत्र से जाता था तो वहां जो है उसको जमींदार को जो वहां उपस्थित होना पड़ता था। राज्य के प्रति स्वामी भक्ति इनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। अपने राजा के प्रति, राज्य के प्रति जो स्वामी भक्ति है वो जो इनका सबसे पहला महत्वपूर्ण मतलब कर्तव्य था। कुछ जमींदार अपनी पहचान बनाने के लिए सामाजिक पंचायतों में भाग लेते थे, तो ये बड़े बड़े जमींदार जो अपनी ज्यादा प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए पंचायतों के अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे तथा विभिन्न तरह के झगड़ों को निपटाने के फैसले किया करते थे, और जो विभिन्न तरह के झगड़े होते हैं उनको जो है निपटाते थे। कुछ जमींदार अपने क्षेत्र में धर्मशालाएं व कुएं खुदवाना भी जरूर समझते थे। अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ जमींदार अपने गांव के अंदर, अपने इलाकों के अंदर कुएं खुदवाते थे, धर्मशालाएं बनाते थे, जिनसे उनकी मान प्रतिष्ठा के अंदर जो है बढ़ोतरी हो सके। इस तरह से जो है ये जमींदारों के प्रमुख कार्य थे। अब देखिए पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह से ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। नियमन यानी संचालन करते थे। विवेचना कीजिए। ग्रामीण समुदाय में एक महत्वपूर्ण पहलू पंचायत व्यवस्था थी। तो गांव के अंदर जो एक महत्वपूर्ण पहलू था वो जो है ग्राम पंचायत थी, पंचायत व्यवस्था थी। गांव की सारी व्यवस्था, आपसी संबंध तथा स्थानीय प्रशासन का संचालन पंचायत द्वारा ही किया जाता था। तो गांव के अंदर जो भी कार्य किया जाता था, संचालन किया जाता था, वो जो पंचायत के माध्यम से किया जाता था। ग्राम पंचायत प्राचीन काल में ही शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, यानी जो ग्राम पंचायत है वो प्राचीन समय से ही जो एक शक्तिशाली संस्था के रूप में प्राचीन समय से ही कार्य कर रही थी। विभिन्न प्रकार के राजनीतिक परिवर्तनों का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यानी समय समय पर जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, बदलाव हुए, उनका जो है ग्राम पंचायत के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। विभिन्न शक्तिशाली शासकों ने भी इसकी कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि जो बड़े बड़े राजा महाराजे हुए हैं उन्होंने भी जो ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली में कोई इंटरफेयर नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया। मुगल शासकों ने भी इस बारे में पहले से प्रचलित नीति का पालन किया, यानी मुगल काल के समय के जो अंदर जो पंचायत प्रचलित पहले से ही चली आ रही थी उसको ही रखा, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया, दखल अंदाजी नहीं की। पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से गांव के सम्मानित बुजुर्ग होते थे। तो जो इसका गठन के अंदर जो गांव के जो बुजुर्ग होते थे, सम्मानित बुजुर्ग इसके अंदर शामिल होते थे। इन बुजुर्गों में भी उनको महत्व दिया जाता था जिसके पास पुश्तैनी जमीन या संपत्ति होती थी। तो इन जो बुजुर्ग थे इनमें से उनको ज्यादा महत्व दिया जाता था जिनके पास अपनी खुद की जमीन होती थी, उनके पास अपनी खुद की संपत्ति होती थी। प्राय गांव में कई जातियां होती थी और गांव के अंदर जो है बहुत सी जातियां रहती थी, इसलिए पंचायत में भी इन विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि होते थे। तो गांव के अंदर विभिन्न जातियां होने की वजह से पंचायत के अंदर भी जो है विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि थे। परंतु इनमें विशेष बात यह है कि साधन संपन्न और उच्च जातियों को ही पंचायत में महत्व दिया जाता था। लेकिन विशेष बात यह है कि जो साधन संपन्न लोग थे, उच्च जातियों के लोग थे, उन्हें जो है पंचायत के अंदर विशेष महत्व दिया जाता था।
खेती पर आश्रित भूमिहीन वर्ग को पंचायत में शामिल अवश्य किया जाता। जिनके पास भूमि नहीं होती थी उन बुजुर्गों को जो पंचायत में शामिल किया जाता था, लेकिन उन्हें महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन उनका इतना महत्व नहीं था जिनके पास अपनी भूमि होती थी, संपत्ति होती थी। हाँ, इतना अवश्य था कि पंचायत के लिए किए गए फैसले को मानना सभी के लिए जरूरी था। और जो पंचायत के बुजुर्ग जो भी डिसीजन दे देते थे, उस डिसीजन को जो है सभी लोगों के लिए मानना कंपलसरी था, जरूरी था। पंचायत का मुखिया, गांव की पंचायत मुखिया के नेतृत्व में कार्य करती थी। जो गांव की पंचायत होती थी अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करती थी। इसे मुख्य रूप से मुकदम या मंडल कहते थे। इसको जो है मुख्य रूप से मुकदम कहा जाता था। मुकदम या मंडल का चुनाव परंपरागत पंचायत द्वारा किया जाता था। यानी जो मुकदम है इसका जो चुनाव जो है पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। इसके लिए गांव के पंचायती बुजुर्ग बैठकर किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमत हो जाते थे। तो जो मुकदम होता था इसको चुनने के लिए जो गांव के बुजुर्ग होते थे किसी एक नाम पर सहमत हो जाते थे और उस व्यक्ति को जो अध्यक्ष चुन लेते थे। प्राय गांव के सबसे बड़े कृषक या प्रभावशाली व्यक्ति को मुखिया माना जाता था। जो उस गांव के अंदर सबसे बड़ा जमींदार होता था या प्रभावशाली व्यक्ति होता था उसे जो मुकदम या मंडल चुन लिया जाता था। इस तरह मुखिया के चयन की औपचारिकता उसके बाद जो है वो नाम जो जमींदार के पास भेज दिया जाता था और जमींदार जो है उस नाम को जो है मना नहीं कर सकता था। यानी कि जमींदार को उस नाम से सहमति होनी जरूरी थी, सहमति दे देता था। तो इस तरह से जो है ये सारी औपचारिकता पूरी हो जाती थी। यानी कि जो ये आपका अध्यक्ष होता है उसका चुनाव हो जाता था। मुखिया के कार्यों में पटवारी मदद करता था। तो जो मुखिया चुना जाता था वो अपने कार्य करता था, इसके लिए जो पटवारी उसकी सहयोग करता था। गांव की आमदनी खर्च और अन्य विकास कार्य के लिए जिम्मेदार उसकी होती थी। गांव के अंदर विकास संबंधी कार्य कि क्या खर्च हुआ है, क्या आमदनी हुई, ये सारे कार्य जो है मुकदम या मंडल या अध्यक्ष के द्वारा किए जाते थे। गांव की जातीय व्यवस्था तथा सामाजिक बंधनों को लागू करने में वह अधिक समय लगाता था। यानी कि गांव के अंदर जो जातीय व्यवस्था चली हुई थी उसकी भी जो है व्यवस्था उसी के द्वारा की जाती थी। पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत व मुखिया को गांव के विकास तथा व्यवस्था की देखरेख में कार्य करने होते थे। यानी कि जो गांव का हेड होता था, पंचायत का मुखिया होता था, उसे जो है विकास संबंधी प्रशासन से संबंधित बहुत से कार्य करने पड़ते थे जिनका वर्णन इस प्रकार से है। गांव की आय व खर्च का नियंत्रण पंचायत करती थी। गांव के ऊपर क्या खर्च हुआ है, गांव के अंदर क्या पैसा आया है, इस सारी खर्चे के ऊपर जो है नियंत्रण जो है पंचायत करती थी। गांव का अपना एक खजाना होता था। मैंने पहले भी दूसरे प्रश्नों में बताया, ये प्रश्न आया हुआ, गांव का खुद का एक खजाना होता था जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का हिस्सा होता था। और इस खजाने के अंदर गांव के हर एक व्यक्ति का, हर एक परिवार का जो एक हिस्सा होता था। इस खजाने से पंचायत गांव में विकास कार्य करवाती थी और इस पैसे से जो है पंचायत गांव के अंदर विकास संबंधी कार्य करवाती थी। गांव में प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर बाढ़ व अकाल की स्थिति में पंचायत विशेष कदम उठाती थी। मान लीजिए गांव के अंदर किसी कारण से पंचायत जो है बाढ़ आ गई है, किसी कारण से अकाल पड़ गया है, उस समय जो है पंचायत के द्वारा विशेष कदम उठाए जाते थे। इसके लिए वह अपने कोष का प्रयोग करती थी। उस स्थिति के अंदर जो उसका एक कोष होता था पंचायत का, उस पैसे का जो प्रयोग करती थी। साथ ही सरकार से विशेष आर्थिक सहायता के लिए कार्य करती थी और जो है साथ ही जो सरकार होती थी उससे जो है सहायता प्राप्त करने का कार्य भी करती थी, यानी उससे भी विशेष सहायता लेती थी। ऐसी स्थिति में गांव में सामुदायिक कार्य जिन्हें एक व्यक्ति या कृषक नहीं कर सकता था। गांव के अंदर जो सभी लोगों के लिए कार्य है उसे जो है एक व्यक्ति या नहीं कर सकता है, किसान नहीं कर सकता स्वयं, तो वह कार्य पंचायत के द्वारा किए जाते थे। वे सारे कार्य जो पंचायत करती थी, जैसे छोटे छोटे बांध बनाना, यानी छोटे छोटे जो है नदिकाओं के ऊपर बांध बनाना, नहरों व तालाबों की खुदाई करवाना, नहरें निकलवाना, तालाबों की खुदाई करवाना, गांव के चारों ओर मिट्टी की बाड़ बनवाना तथा सुरक्षा के लिए कार्य करना इत्यादि। गांव के चारों तरफ जो है दीवार खिंचवाना या गांव से संबंधित सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक कार्य जो है पंचायत के द्वारा किए जाते थे। गांव की सामाजिक संरचना विशेषकर जातीय व्यवस्था के बंधनों को लागू करना भी पंचायत का मुख्य कार्य था। यानी गांव के अंदर जो जातीय व्यवस्था से संबंधित है बातें हैं उनको लागू करना भी जो है पंचायत का मुख्य कार्य होता था। पंचायत किसी भी व्यक्ति को जाति की हदों को पार करने की आज्ञा नहीं देती थी।
चाहे वो ऊंची जाति का है, चाहे नीची जाति का है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, कैसा भी इंसान है, तो जाति से संबंधित हदों को पार करने की आज्ञा नहीं देती थी। पंचायत शादी के मामलों व व्यवसायों के मामलों में भी इन बंधनों को कठोरता से लागू करती थी। यानी कि एक जाति का उसी जाति के अंदर शादी, एक व्यक्ति का जो उसका पिताजी व्यवसाय करता है वही व्यवसाय जो उसका बेटा करे, इस प्रकार के जो कार्य होते थे उन्हें भी जो पंचायत के द्वारा ही किए जाते थे। गांव में न्याय करना पंचायत का अति महत्वपूर्ण कार्य था। तो गांव के अंदर जो न्याय करना था वो भी पंचायत का महत्वपूर्ण कार्य था। गांव में हर प्रकार के झगड़े व संपत्ति विवाद का समाधान पंचायत करती थी। गांव के अंदर कोई भी झगड़ा हो गया, जमीन से संबंधित कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सारे के सारे जो है समाधान पंचायत के द्वारा सुलझाए जाते थे। झगड़े पंचायत दोषी व्यक्ति को कठोर दंड दे सकती है और पंचायत के द्वारा जिस व्यक्ति ने दोष किया, अपराध किया, उसको कठोर दंड दिया जा सकता था, जिसमें व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया जाता था। और उसमें इतना बड़ा जो है दंड दिया जा सकता था, अगर उसने कोई गलत कार्य किया तो उस व्यक्ति को जो गांव से बाहर भी निकाला जा सकता था। तो इस तरह स्पष्ट है कि पंचायत व गांव का मुखिया गांव नियमन परंपरा ढंग से करते थे। तो इस सारी बातों से साफ होता कि जो है पंचायत और जो गांव का मुखिया होता था, गांव का संचालन जो है परंपरावादी यानी प्राचीन समय से जो ढंग चला आ रहा था उसी ढंग से करते थे। ग्रामीण ताना बाना व जातीय परंपरा को बनाए रखना इसका मुख्य ध्येय था। यानी गांव के अंदर जिस प्रकार की जातीय व्यवस्था बनी हुई है उसको जो अच्छी प्रकार से सुलझाए रखना जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता था। तो बेटा आज आपके सामने 2 लॉन्ग क्वेश्चन और समझा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने अच्छी तरह वीडियो में देखने हैं, याद भी करने हैं। धन्यवाद।